हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा और परीक्षा से जुड़ी चिंता हम सभी को लगातार बनी रहती है, खास तौर से उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने एक लंबा समय इससे जुड़ी हुई तैयारी को दिया है। 28 मई वह तारीख है जब आप लोगों को अपनी तैयारी का इस्तेमाल करना है और जा करके परीक्षा में आने वाला प्रश्न पत्र सॉल्व करना है। अब आईएएस की परीक्षा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ सवाल आपको कठिन ना लगे। हालांकि सवाल कठिन होते नहीं हैं, लेकिन हमें सवाल कठिन तब लगते हैं जब हमें या तो उनकी टेक्निक ना आती हो सॉल्व करने की, या तो हमने उस विषय के बारे में पढ़ा ना हो। तो पढ़ा जाना, किसी भी विषय से संबंधित जो जानकारी है उसको ग्रहण किया जाना अपने आप में बहुत जरूरी है। लेकिन जब वो जानकारी हमने ना ली हो या कुछ ऐसे प्रश्न हमारे सामने आ जाएं जिनके बारे में हमें बहुत कुछ ना पता हो, तब हम उन सवालों को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा दिन बाकी नहीं है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि काफी लेट हो गया वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं। परीक्षा के कुछ दिन पहले जब आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे और इन कुछ दिनों में चूंकि उम्मीद है आप लोग फुल टेस्ट लगा रहे होंगे, उस दौरान यहां से कुछ टेक्निक्स आपके काम आ सकती हैं। तो कई सारे प्रश्न हैं जिनको रिवीजन सीरीज में हमने कवर करा दिया है, अलग अलग खंडों में बांट करके, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे राजव्यवस्था हो, ज्योग्राफी वाला सेक्शन हो, उससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न थे उनको हमने पहले ही सॉल्व करा दिया है। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि उन कठिन सवालों को हम कैसे हल कर पाएंगे जो हमें वास्तव में कठिन लग रहे हैं। अब वो कठिन है या नहीं है वो तो बात की बात है, वो डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, लेकिन हमें कठिन लग रहे हैं इसलिए हम कहेंगे हमारे लिए कठिन है। कैसे सॉल्व कर पाएंगे इन चीजों को हम देखेंगे। तो 28 मई 2023 को आपको एग्जाम देने जाना है। पहले उससे जुड़ी हुई कुछ प्रारंभिक बातों को जान लें कि टेस्ट पेपर जैसे ही आपको मिलेगा, वहां जाने से पहले पानी की बोतल, बहुत सारी जो सामग्री है, आपका एडमिट कार्ड है, आपके पास जो पेन होने चाहिए, वो सभी पहले से ही सुनिश्चित कर लें। अगर आपको समय मिलता है तो जाकर के एक बार एग्जाम सेंटर जाकर देखाएं कि वो कहां पर है। अगर बहुत दूर है तो कोई बात नहीं, अगर जाने की व्यवस्था हो सके तो चले जाइए और जाके देख लीजिए कि कहां पर है, कितना दूर है, आपको कितना समय लगने वाला है, कौन सा कन्वेंस वहां मिलेगा। इस तरह से कर लेना है। अब कई लोग ऐसे होंगे जिनका सेंटर दिल्ली में होगा, कई लोगों का लोकल उनके शहरों में होगा, तो वो पहले ही कुछ समय पहले पहुंच जाएं और वहां पर अपनी जो स्थिति है उसको सुनिश्चित कर लें, सेंटर देख लें, उसके हिसाब से आगे तैयारी करें। आते हैं पेपर पर। तो पेपर यहां आपके सामने खुला हुआ है। पिछले साल का पेपर है 2022 का। और ये बुक सीरीज है, इसमें बहुत सारे अनुदेश हैं जो आपके काम आ सकते हैं और इनको आपको देख कर ही जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जाकर आप देखने बैठेंगे तो हो सकता है पहले से अगर आपको पता होगा तो बहुत ज्यादा देखे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या क्या लिखा है, परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद इसकी पड़ताल अवश्य कर लें। कई बार ऐसा हो सकता है कि पीछे कुछ जो प्रश्न है वो मिसप्रिंट हो या प्रिंट ना किए हो, तो आप उसको बदल सकते हैं। अगर आपने इसको भर दिया, अपने आंसर जो आपको पत्रक मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगी, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो ओएमआर पत्रक पर उचित स्थान पर रोल नंबर, परीक्षण पुस्तिका का अनुक्रम यानी ABCD, आपको जो अनुक्रम मिल रहा है उसको भी मेंशन करना है, रोल नंबर आपको लिखना है। तो इन सभी चीजों को ध्यान से लिखें। उसके बाद आया है कि 100 प्रश्न दिए हैं। अच्छा, कुछ समय पहले ही अभी जो 14 तारीख को यूपीपीएससी का प्रश्न हुआ है, उसमें कई सारे लोगों के साथ ये पता चला कि उन्हें एग्जाम सेंटर पर जाकर के ये जानकारी मिल पा रही है कि उस प्रश्न पत्र में जो जीएस का है उसमें 150 प्रश्न आने हैं। तो ऐसी किसी भी तरह की किसी भी आशंका आपको वहां पर हो या फिर वहां पर सरप्राइज मिले, उससे बेहतर है कि पहले ही समझ लें 100 प्रश्न आने हैं और आपके पास 2 घंटे का समय है। तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होगा कि आप हर एक प्रश्न को दे रहे हो। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि प्रश्न पत्र इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि आपको कुछ प्रश्नों में कुछ समय लगे और कुछ प्रश्न आपको सीधे सीधे सॉल्व करने हो, क्योंकि अगर आप लगातार बहुत समय दे पाएंगे तो आप उतनी समय तक अपने आप को उस प्रश्न पत्र से जोड़ करके नहीं रख पाएंगे। इसलिए प्रश्न पत्र ऐसा बना है। तो आपको एक उत्तर चुनना है जो भी आपको सही लगता है। इस प्रश्न पत्र की खास बात यह है कि इसमें प्रश्न और उसका उत्तर यहीं पर दिया है, तो आपको उत्तर केवल छांटना है। तो उम्मीद है आप लोग उत्तर को ढूंढ करके उसको मार्क कर पाएंगे। अगर नहीं आता है तो फिर आप ये सोच पाएंगे कि कैसे आप इसे मार्क कर सकते हैं या कौन सा बेहतर उत्तर हो सकता है। क्योंकि तथ्यपरक जानकारी यानी कि इसमें फैक्ट को देखें तो फैक्ट तो सिंपल सी बात है आएगा ही, लेकिन उन तथ्यों के साथ आपको उस कंसेप्ट को भी समझना है जो यहाँ पर प्रश्नों के रूप में पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग इस प्रश्न पत्र में होगी, इसलिए आपको जो उत्तर नहीं आ रहा हो उसको
छोड़ दें, या फिर अगर आपने 2 भी उत्तर दे दिए तो भी गलत माना जाएगा कि आपने ए भी मार्क कर दिया और बी भी मार्क कर दिया, तो वो नहीं करना है। चलिए, इसमें कुछ हम, चूंकि पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें हम कुछ ऐसे प्रश्नों को शामिल करेंगे जिनको देखा जाना जरूरी है और जिनसे कोई उत्तर निकल सकता है, हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे शुरुआत करें एक प्रश्न से, पहला ही है, त्वरित वित्तीयन प्रपत्र या रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा यानी कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा दिए जाने वाले उपबंधों से संबंधित है? एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल और विश्व बैंक। अब ये 4 ऑप्शन है। अगर आपने पहले पढ़ा होगा कि ये जो ऑप्शंस है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा यानी रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये किसके अंतर्गत आते हैं और किन कार्यों के लिए दिए जाते हैं? तो विकासशील देश इससे संबंधित होंगे। विकासशील देशों को अपने देश के अंतर्गत त्वरित ऋण सुविधा की व्यवस्था की जाएगी जब उनके पास ऐसा कोई क्राइसिस आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत आएगी, उस स्थिति में वो ऐसा जो कोष है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा इससे संबंधित है। अभी एक ऐसा तथ्य है जो आपने अपनी तैयारी के दौरान पढ़ा होगा, यानी अगर आपको पता है तो आप उत्तर कर पाएंगे, नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे। अगला, क्योंकि पहला खंड इकोनॉमी से है इस वाले सेक्शन में, तो इकोनॉमी के कई सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां दिया हुआ है, अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नीर बोल रहे हैं, में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाती है। दूसरा, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार को दर्शाता है। और तीसरा, अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। अब इसमें इकोनॉमी के बेसिक टर्म पूछ लिए गए हैं, तो अगर आपने इनको पढ़ा था तो आपको याद आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने बाकी प्रश्न लगा लिए हैं तो आप इसको एक बार के लिए मार्क करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न होंगे जो आप बाद में सॉल्व करने के लिए रख लेंगे। अगर आपने यहाँ पर लगातार पढ़ा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है, आप इसको मार्क कर लीजिए। और जब आप लौट के आएंगे पूरे प्रश्नों को करने के बाद, एक बार अगर आपके पास समय मिले तो जल्दी से प्रश्नों को काउंट कर लीजिए कि कितने प्रश्न आप अभी तक सॉल्व कर पाए हैं, जो आपने गोले भरे होंगे उसके हिसाब से। अगर आपको लगता है कि कम है तो वापस आएंगे आप इस प्रश्न पर जहां आपको डाउट था, ये भी लिख सकते हैं 50-50, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कि कौन सा प्रश्न ऐसा था जिसमें मुझे डाउट आ रहा था, जिसको मैं दोबारा से जाकर के सॉल्व कर सकता था या कर सकती थी। तो यहां पर आएंगे आप, फिर इसमें जाकर के एक रैंडम गैस मार करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर कम प्रश्न भी आप सॉल्व करते हैं, अगर आप 50 प्रश्न ही कर पाते हैं 100 में से, तो आप वैसे भी उससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 50 प्रश्न अगर आप करते हैं तो 50 के 50 सही होने ही चाहिए। इतना सॉलिड गैस लगा पाना मेरे ख्याल से तो मुश्किल है। अगर आप लगा पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर ज्यादा रिस्क ना लें, कुछ और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। तो इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखें तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3, यानी जो विकल्प बी में लिखा हुआ है, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार को दर्शाता है, तो सुधार को ये नहीं दर्शाता है। और जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसमें वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाती है, और ये वाला भी सही है। चलिए अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विचार करना है। पहला कहता है, यदि मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है तो आरबीआई संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। दूसरा, यदि रुपए का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। तीसरा, यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। आपने पढ़ रखा है, एक एक करके समझते हैं, कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कर सकते हैं। आपको कैसे अपने कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करना है। अगर मुद्रास्फीति अत्यधिक है, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। अगर आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूति को खरीद लिया तो क्या होगा, आरबीआई एक तरह से अर्थव्यवस्था में जो मनी सप्लाई है उसे बढ़ा रहा है। अगर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा जाएगा तो उनकी डिमांड और बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से जो मांग जनित मुद्रास्फीति है वो और प्रेरित होगी। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है आप समझ सकते हैं कि उल्टी बात कह रहा है, क्योंकि अगर मुद्रास्फीति को कम करना है तो वो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने की बजाय बेचेगा, ताकि अर्थव्यवस्था से जो अधिक तरलता है उसको सोख सके, वापस ले सके,
और जो मांग जनित मुद्रास्फीति बढ़ रही है उसको कम कर सके। दूसरा, अगर रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है, निश्चित तौर पर कर सकता है। उसके बाद यदि यूएसए का यूरोपीय संघ में ब्याज दरें यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलर की खरीद प्रेरित हो सकती है, क्योंकि अगर ब्याज दरें गिरेंगी, इसमें यह भी नहीं लिखा कि बढ़ा देगा घटा देगा, प्रेरित हो सकती है, निश्चित तौर पर हो सकती है, प्रेरित तो होगी, क्योंकि अगर ब्याज दरें गिरेंगी तो डॉलर की खरीद बढ़ाएगा। तो इसमें क्या उत्तर हुआ? ऑप्शन दूसरा और तीसरा, यानी कि विकल्प बी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी है। अगला, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित एक पहल है। दूसरा, यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। यहां पर दोनों ही कथन सही है और ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में आपको तथ्यों की जानकारी होनी जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरे सेगमेंट के सवालों को देखें, क्योंकि सवाल तो 100 आने हैं और आपको सभी खंडों को पढ़ करके जाना है। तो अब चूंकि पढ़ने बैठेंगे, ऐसा इतना तो टाइम है नहीं आपके पास, तो अब तो आपको केवल प्रश्नों को सॉल्व करते जाना है, जितने ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व कर पाए। इससे आपकी प्रश्नों में उत्तर को जो गैस करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। मान लीजिए आपने एक प्रश्न में पहले कभी पढ़ा था, अब आपके सामने विकल्प आ रहे हैं 4। आप एक बार ये सोचेंगे कि आपने जो उत्तर मार्क किया है वो क्यों मार्क किया है, पहले आप मार्क कर लीजिए, फिर आप देखिए कि क्या वह उत्तर सही है। सही है तो फिर सोचिए कि आपने जो सोचा था वो सही था। अगर गलत हुआ तो फिर ये जरूर सोचिए कि क्यों गलत हुआ और उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था। अगला है, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। दूसरा, ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। अब पूंजीगत खर्च जो किए जाते हैं वो अपने आप में अच्छे खर्च माने जाते हैं, क्योंकि इससे आपकी एसेट क्रिएट होती है। वहीं अगर आप राजस्व व्यय की ओर आएंगे तो उससे एक तरीके का आपका एक्सपेंडिचर ही है, उससे आप किसी तरह की एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो राजस्व व्यय को अच्छा नहीं माना जाता है डेवलपमेंट या विकास के क्रम में। अब पूंजीगत व्यय के लिए क्या होगा? आप कोई नई टेक्नोलॉजी प्राप्त करेंगे या आपकी वर्तमान टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे या किसी तरह का नया निवेश करेंगे, ये हो गया। तो ये सही है, नई टेक्नोलॉजी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। दूसरा है, ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। तो अगर आप ऋण के लिए कोई फंडिंग कर रहे हैं, ऋणों को चुका रहे हैं, तो ये पूंजीगत व्यय नहीं होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जबकि ये वाला पूंजीगत व्यय होगा, जो उल्टा लिख दिया है। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन 1, केवल 1। आप तभी रिकॉल कर पाएंगे जब आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। बेसिकली इकोनॉमी वाले सवालों में इसकी डिमांड होती है। अब आएगा हिस्ट्री वाला कुछ सेक्शन। पहला दिया हुआ है, कथनों पर विचार करना है। एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय के अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। दूसरा, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। अगला, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट्स जो दिए हैं उनको बहुत ध्यान से बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए। यहां पर दिया हुआ है, अगर आपने संविधान से जुड़ी हुई या जो भी किताबें आपने पॉलिटी को लेकर के पढ़ी है, क्लास नोट्स पढ़े हैं या कुछ और रेफरेंस बुक्स को पढ़ा है, तो उसमें दिया होगा ये वाला स्टेटमेंट, आप ध्यान से देखिए कि भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। क्या संविधान में इतना विस्तारित किया गया है कि वो सिविल और आपराधिक को परिभाषित करे? नहीं किया गया है। अब आप तीसरा एलिमिनेट कर दीजिए, यहां पर ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। इसमें बचा 1, 2 और 1, 2 और 4। इससे आपको ये पता चल गया कि 1, 2 तो सही है ही। अब आपको केवल चौथे वाले स्टेटमेंट पर गौर करना है, क्या वह सही है। तो अगर आपको बहुत कुछ नहीं पता तो आप ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है अपने आप में बहुत वेग ना लगे। अगर आपको सामान्य लग रहा है तो आप मान सकते हैं। जैसे भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। तो न्यायालय की अवमानना से जुड़े हुए जो अनुच्छेद हैं, जैसे 142 को देखेंगे तो उसमें ऐसा दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय को इसके अधिकार हैं और संसद इससे जुड़े हुए कानून बना सकती है, और उसके बाद जो उच्चतम न्यायालय है या फिर बाकी के न्यायालय हैं वो इस तरह की शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। बेसिकली हमारा मकसद
उत्तर निकालना नहीं है, उन प्रश्नों में उस उत्तर को ढूंढना है जो हम किसी तरह से ढूंढ पाएंगे। चलिए आते हैं इस वाले पर। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। दूसरा, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वे अनुमति दे दें। उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। जब आप पॉलिटी वाला सेक्शन पढ़ रहे थे तो आपको क्या बताया गया था कि आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें छोड़ करके नहीं जाना है, जैसे कि मौलिक अधिकार, चलिए ऐसे ही बता दें। दूसरा, नीति के निर्देशक तत्व, उसके बाद मूल कर्तव्य, उसके बाद आपको और भी कुछ सेक्शन देखने हैं जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसके अलावा राज्य और केंद्र के संबंध। अब इसके बाद जब आपने पूरा पढ़ लिया है तो आपको एक बार ये नोटिस करना था कि कौन कौन सी खबरें चर्चा में बनी हुई हैं, उससे सवाल आ जाता है। और संविधान संशोधन से जुड़े हुए जो मामले हैं, वित्त से रिलेटेड जो मामले हैं, बजट से रिलेटेड जो मामले, वो तो आपको याद रखना ही रखना है। कुछ समितियां हैं वो आपको याद रखना है। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं वो याद रखना है। सॉलिसिटर जनरल हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, ठीक इस तरह की चीजों को आपको याद रखना है कि किस संविधान के किस अनुच्छेद में ये भाग मौजूद है। तो किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है, यह आवश्यक नहीं है। पहला एलिमिनेट करके देख लीजिए, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, केवल 2 और 3 उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जब कोई संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष आता है तो उनके लिए बाध्यकारी होता है कि वे अपनी अनुमति दें। दूसरा, कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों विशेष बहुमत से उसे पारित करती हैं और इसको लेकर के किसी तरह की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अगर वो वो विधेयक किसी भी कारण से लंबित है तो फिर वो लंबित ही रह जाएगा। एक प्रश्न यहां पर भी ले लें, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति या शक्तियां हैं? पहला, आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। दूसरा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। और तीसरा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। क्या लिखा है? अनन्य शक्ति। अनन्य शक्ति का मतलब अब आपको यहां समझ लेना है, ये उत्तर आपका क्लियर हो जाएगा। अनन्य शक्ति का क्या मतलब हुआ कि लोकसभा के पास ही वो सारी शक्तियां मौजूद हैं, मतलब राज्यसभा उसमें नहीं करेगी। तो आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना केवल लोकसभा की शक्ति नहीं, उसमें राज्यसभा की भी हिस्सेदारी होगी। दूसरा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये उसकी अनन्य शक्ति में आएगा। दूसरा, अब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, तो ये भी इसकी अनन्य शक्ति नहीं है। किसी भी सदन में इस तरह का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। ठीक है, तो पॉलिटी वाला सेक्शन आपको कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। अब आगे आते हैं और कुछ दूसरे सवालों को देखें, दूसरे तरह के नेचर वाले। जैसे कि एक प्रश्न ये है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण सवाल है, मतलब अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कैसे? चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक या सार्वजनीन व्याप्ति है, तो अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। आगे कहता है कि यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। इस प्रश्न में आपको जो कह रहा है वो तो ठीक है, ये ध्यान दीजिए कि क्या कहा, अपनाना चाहिए, किया जाना चाहिए, हो सकता है, यानी संभावनाओं की बात कही गई है हर एक स्टेटमेंट में। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो संभावनाओं को लेकर के आता है तो मान करके चलिए, अगर उस योजना के लिए भी आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना है, ये नहीं कि कोई भी संभावना किसी भी चीज को लेकर के बोल दी जा रही है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि हाँ, आयुष्मान भारत से संबंधित जो बातें कही गई हैं कि प्राइवेट अस्पतालों को भी अपनाया जाना चाहिए, क्यों नहीं अपनाया जाना चाहिए। लक्ष्य की बात की गई है, हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए, तो स्वास्थ्य सुविधाएं हर किसी को मिलनी चाहिए। अगला, पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। अगर उसको मतलब स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा है तो क्यों नहीं किया जा सकता। अगर वो ये कह देता कर दिया गया है तो आप सोच सकते थे कि अभी किया गया है, नहीं किया गया, कंफ्यूजन है, लेकिन किया जा सकता है, संभावना है। तीनों ही सही है। चलिए, अब प्रश्न है, यहां पर आपको सीधे सीधे स्टेटमेंट मिल रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पता है तो हो। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है? कपास, धान, गन्ना और गेहूं। तो आपको पता है कि इसके बारे में कौन सा उत्तर इसका सही होगा। अमूमन आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि धान से
जो नाइट्रस ऑक्साइड है और मीथेन है उसका उत्सर्जन होता है। ठीक है, एक ये वाला यहां पर ले ले। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, शिखर और पर्वत, जैसे नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नौक्रिक सिक्किम हिमालय, इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें केवल एक ही सही है, नंदा देवी वाला। जो नामचा बरवा है वो अपने आप में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हिमालयन रेंज में पूर्वोत्तर साइड है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से के पास। और नौक्रिक रेंज सिक्किम हिमालय में नहीं है, ये मेघालय के पास वाली रेंज में मिलेगी। अब एक प्रश्न ये भी है, अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो लिवेंट का क्षेत्र, इसी तरह एक शब्द और आया था अनातोलियाई रीजन, जो तुर्की वाला क्षेत्र था। तो पूर्वी भूमध्य सागर के तट के पास का क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का, मिस्र से मोरक्को तक का फैला क्षेत्र, फारस की खाड़ी और अफ्रीका के श्रृंग यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास का क्षेत्र, और भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र। इसके लिए मेरा सुझाव यही है कि आप लोगों ने न्यूज ऑन मैप अगर देखा है तो कई सारे ऐसे सवाल होंगे जो ज्योग्राफी वाले सेक्शन या वर्ल्ड मैप से आएंगे, तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि उसमें चर्चित खबरों को ही हमने कवर किया है और उसका जो रिवीजन था, रिवीजन एपिसोड भी बहुत सारे करा दिए हैं। लगभग पिछले 1 साल के रिवीजन आपको डाल दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, आपके पास समय है, तो जा करके उनको जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में लगा करके कभी चलते हुए सुन लीजिए, रुक करके वीडियो पॉज करके देख लीजिए। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको वापस से प्रश्न के रूप में वहां लिखा मिल जाए। तो इसका उत्तर तो ये वाला है, ऑप्शन ए, पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, जिसमें अगर आप देखें तो जो इजराइल वाला क्षेत्र है, इजराइल के पास के जो देश हैं वो इसमें आ जाएंगे। कुछ हिस्सा तुर्की का आ जाएगा, कुछ लेबनान का आ जाएगा, इस तरह से। यहाँ एक दिया हुआ है कि दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? कावेरी, मंजिरा, पेन्नार या फिर तुंगभद्रा। अब ये गंडीकोटा घाटी हो सकता है चर्चा में रही हो और इससे सवाल पूछ दिया गया हो, क्योंकि नदी घाटी है इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी के पास ये घाटी का विकास हुआ है। बेसिकली एक गांव है जो गंडीकोटा घाटी के पास मौजूद है। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम बता सकते हैं कि कौन सा है। हालांकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखें, और जब प्रश्न आपके सामने आए तो बहुत ज्यादा घबराए नहीं। अगर आपने थोड़ा भी घबराहट दिखाई तो प्रश्न में आपको फिर चारों उत्तर थोड़ी देर में सही लगने लग जाएंगे। यकीन मानिए, आप जैसे ही प्रश्न पढ़ेंगे और जो पहला उत्तर आपके दिमाग में आएगा वो 99% सही होगा। 1% को हो सकता है कि आपसे गलत उत्तर सामने आ रहा है, लेकिन अगर आपने उसको एक भी बार पढ़ा है तो जो उत्तर सबसे पहले आपके दिमाग में आए उसको पहले पेंसिल से या उस पर हल्का सा पॉइंट रख दीजिए कि ये मुझे सबसे पहले आया। फिर चाहे तो सोच लीजिए, फिर अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कंफ्यूजन है और आपको उत्तर को मार्क करना ही है तो फिर वो वाला कर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। मोनाजाइट में थोरियम होता है। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है, और भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। अब मोनाजाइट का जो उपयोग है थोरियम को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा में था। इसमें एक ऐसा भी विकल्प आपको मिल सकता है या एक ऐसा स्टेटमेंट मिल सकता है, जैसा हमने पहले चर्चा की कि बहुत वेग होगा, थोड़ा अलग सा लगेगा। अब क्या लिखा है यहाँ, भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। अगर समस्त में होता तो भारत के पास तो कितना सारा भंडार आ जाता थोरियम का, जिसको हम अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते, लेकिन समस्त में तो नहीं होगा। तो तीसरा जिसमें है पहले आप एलिमिनेट कर दीजिए, हो सकता है आपको एक ही बार में उत्तर मिल जाए और आपको यहां मिल जाएगा। फिर दोबारा में कई बार ऐसा हो सकता है कि फिर वो दूसरे विकल्प में भी उसने फंसाया हो, लेकिन जो बहुत कठिन सवाल होंगे भरोसा रखिए कि वही सबसे आसान सवाल होते हैं, क्योंकि आपने जो पढ़ा है आपको कंफ्यूजन उसमें ही होगी। जो बहुत ज्यादा कठिन लगेंगे उसका उत्तर तो अगर आप ट्रिक से थोड़ा भी ध्यान देंगे तो निकल आएगा, और आप गलत वही करके आएंगे जो आपने पढ़े होंगे, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होगी अगर रिवीजन ठीक से नहीं है। अगर रिवीजन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या है, एक प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजीलॉकर और दीक्षा, इनमें से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से बनाए गए हैं? अब आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन कौन से आप मार्क कर रहे होंगे? इसको छोड़ देंगे या इसको छोड़ देंगे? नहीं पता इस तरह
तभी बनाए गए हैं इसमें। इसी तरह ये वाला देख लें, साइंस एंड टेक से जो संबंधित सवाल है, जो तकनीक को लेकर के सवाल है या भविष्य की तकनीक है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर आप सोचिएगा जरूर कि कौन सा है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा आप डी मार्क कर सकते हैं अगर आपको हल करना ही है। अदरवाइज लग रहा है कि आपके पर्याप्त उत्तर हो गए हैं तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको ये पता है कि हाँ इस साइंस एंड टेक वाले में ये वाला स्टेटमेंट गलत है, फिर डी मार्क नहीं करना है कि आपने कहा कि सर ने बताया डी ही मार्क करना है तो मार्क कर देंगे, ऐसा नहीं। जो आपको पता है उसमें करनी है। और वैसे भी अनुमान की बात है, वो भी करते करते आता है, इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए या प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। अब वेब 3.0 के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। पहला, वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। पहली बात तो आप दो में तो समझ सकते हैं कि बात है तो तकनीक है तो कुछ तो कर ही सकते होंगे, पहला दूसरा ठीक है। तीसरे में भी ये बात सही है क्योंकि वेब 3.0 की खासियत में से एक बात यह है कि इसे किसी निगम द्वारा परिचालित किए जाने के बजाय सामूहिक रूप से ही परिचालित किया जाएगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए, एक ये वाला आया था, इसके बारे में कई बार पढ़ा है क्योंकि क्यूबिट शब्द चर्चा में था। क्या है क्यूबिट, किससे संबंधित है? क्लाउड सेवाएं, क्वांटम संगणन, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकियां या बेतार संचार प्रौद्योगिकियां। तो क्यूबिट बेसिकली इकाई है क्वांटम तकनीक से जुड़ी हुई, क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी हुई। तो ये प्रश्न इस तरह से बनाया गया था। तो साइंस एंड टेक वाले उम्मीद है आपने पढ़ लिए होंगे। जैसे कि वाला भी ले ले, संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार करना है, निकट परिपथ टेलीविजन और रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, बेतार, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। इसमें से आपको बताना है कि लघु परास युक्तियां या प्रौद्योगिकियां मानी जाती हैं। ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने आए कि आपको लगे हिंदी बहुत ज्यादा जटिल हो गई है, नहीं समझ में आ रहा कि लघु परास युक्ति प्रौद्योगिकियां क्या हैं, तो एक बार आ जाइए इंग्लिश वाले पे। इसमें देख लीजिए, विच ऑफ द एबव आर कंसीडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइसेस या टेक्नोलॉजीज। मतलब ये कहा गया शॉर्ट रेंज डिवाइसेस को लेकर के जो रेडियो आवृत्ति की छोटी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी हैं? ये तीनों ही हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। जैसे एक ये वाला सवाल ले लें, यदि कोई मुख्य सौर तूफान या सौर प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो इनमें से कौन से संभव प्रभाव होंगे? एक बार को लग सकता है कि सभी संभव प्रभाव होंगे, एक बार ध्यान से देखिए। जीपीएस और नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती हैं। विषुवतीय क्षेत्र में सुनामियां आ सकती हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा है पढ़कर, रुक जाइए। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर ऐसा हो सकता है, तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां। आगे, ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियां घटित हो सकती है, यानी आग लग सकती है जंगलों की। क्या ऐसा हो सकता है? अधिकांश हिस्से पर, थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस पे। उपग्रह की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं, ठीक बात है। ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। इसमें हमको पांचवें पर डाउट था, एक बार पांचवें को एलिमिनेट करके देखते हैं और इसका उत्तर ऑप्शन सी ही है। तो जहां भी आपको ऐसा कोई भी संकेत मिल रहा हो कि विकल्प थोड़ा सा अलग है तो समझ लीजिए कि वो वही है, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रश्न जब फ्रेम किया जाता है तो यूपीएससी आपको एक क्लू देती है कि शायद आप स्मार्टली प्ले करें और उसको पकड़ लें। तो आपको वही करना है और उसको पकड़ लेना है। एक और सवाल, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर या क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, वो क्या है? अनुसंधान संगठनों के द्वारा निर्मित एक डेटाबेस है, जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का एक विंग है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के अधीन कोई समिति है, या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा संवर्धित और वित्त पोषित एजेंसी है। ऐसे सवालों में क्या करें? ये तो सीधा सीधा पूछ लिया है कि जलवायु कार्रवाई ट्रैकर या क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर जो उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है। अब सोच सकते हैं थोड़ा सा निगरानी कर रहा है तो एक डेटाबेस होगा। नहीं सोच पाए, प्रश्न आपने कर लिए हैं, छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा
रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि कई बार हम 80-90 सवाल तक अगर पहुंच गए और हमारे 30-40 गलत हो गए ठीक से, फिर तो सिलेक्शन से आप बाहर ही हो जाएंगे। तो ये गलती से बचना है, यानी कि पहले चुने हुए सवालों को लेना है, फिर छटे हुए सवालों को लेना है और फिर बाकियों को छोड़ देना है, क्योंकि 100 के 100 तो करने नहीं है। एक सवाल ये पूछ सकते हैं आप कि फेयर प्ले किस पे हो सकता है कि कितने करके छोड़ दें। कोशिश कीजिए कि 60 के ऊपर सॉल्व करें, यानी 70 तक जा सकते हैं। अगर उसके बाद भी लग रहा है कि डाउट है 70-75 तक आप कर सकते हैं, मतलब आगे आते हैं तो 100 के 100 बना लीजिए, लेकिन पूरे 100 के 100 बनाने में जहां भी डाउट हो तो उसको छोड़ दीजिए। लगभग 10 से 15 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो आपको निश्चित तौर पर नहीं आएंगे, आपको या किसी को भी नहीं आएंगे। उनमें ज़्यादा नहीं करना है, उनको छोड़ देना है और उनको वहीं रहने देना है, क्योंकि एक ट्रिक ये भी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि क्या पकड़ना है और किसको छोड़ना है। चलिए एक ये वाला ले लें। WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 माइक्रोग्राम M³ से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और PM 2.5 का वार्षिक माध्य 5 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है। किसी वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। अगला PM 10 फेफड़े के अवरोध का वेधन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है और वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। इसमें आपको क्या समझना था? इसमें बेसिकली आपको एक तो क्लू ये मिल सकता है, क्योंकि जो पॉल्यूशन वाली बातें थी उस समय बहुत ज़्यादा हो रही थी, आज भी होती हैं। तो PM 10 पार्टिकल्स कितने छोटे हैं और PM 2.5 पार्टिकल से इनकी तुलना करनी है। जो PM 10 है वो फेफड़े के अवरोध को वेध करके रक्त प्रवाह में नहीं पहुंचते, लेकिन PM 2.5 पहुंच जाते हैं। तो आप इसके हिसाब से एलिमिनेट कर सकते हैं, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब आपको ये डाउट हो कौन सही है, पहला और चौथा या पहला और दूसरा? तो ये तो पता चल गया कि पहला तो सही ही है। अब 2 और 4 में एक बार ठीक से फिर से पढ़ लीजिए। किसी वर्ष ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। तो क्या ऐसा है कि ओजोन प्रदूषण केवल प्रतिकूल मौसम के दौरान होता है? दूसरा कह रहा है वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। तो बेसिक सी बात है, ये सही है। पहला और चौथा आप मार्क कर सकते हैं। यकीन मानिए आने वाले टाइम में जब ये प्रश्न आएंगे ना, तो आपको इसी तरह सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने सभी कुछ पढ़ लिया हो या जिस भी तरफ से प्रश्न फ्रेम किया गया हो आपको सब आता हो, ये दिक्कत होगी। इसको भी देख लें, ये वाला सवाल अच्छा है ट्रिक लगाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप है? अल्फा अल्फा, चौलाई, चना, तिपतिया घास, कुल्फा और पालक। अगर आप थोड़ा सा सोच पाए कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप कौन से होते हैं जो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं और नाइट्रोजन के यौगिकों को बनाते हैं, तो पालक ऐसा है जो ऐसा नहीं करता। उम्मीद है अगर आप सोच पाए, नहीं सोच पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। फिर वही कि कौन सा सही, छठा एलिमिनेट कर दीजिए। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, बस ये इसका उत्तर है। तो क्लू वाली बात है ना कि अगर आप क्लू पकड़ पा रहे हैं, और क्लू भी तभी पकड़ पाते हैं जब थोड़ा बहुत उसका लिंक बन रहा हो। चलिए आगे आए, कुछ और सवालों को देखें। अब आ गए हैं इतिहास के सवाल। जैसे कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जो तथ्यात्मक जानकारी के लिए बहुत सारी डिमांड करते हैं। अब ऐतिहासिक व्यक्ति दिए हुए हैं और किस रूप में वो जाने जाते हैं। तो पहला है आर्यदेव जैन विद्वान, दिगनाग बौद्ध विद्वान और नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। कितने युग्म सम्मिलित हैं? अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल याद नहीं आएगा, और जब बिल्कुल याद नहीं आएगा तो आपको पता है क्या करना है। इसमें आप क्या क्या गैस करेंगे? इसमें कुछ गैस करने के लिए है? अगर आपको या तो पता है या तो नहीं पता है। पता है तो मार्क कर दीजिए और नहीं पता तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसा भी नहीं ना कि आपको मैचिंग करानी हो कि भाई कौन सा किससे मैच होगा। इसमें सीधा ये भी है कि आपको सभी का पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ युग्म वाला है कि कितने युग्म सही है। ये यूपीएससी ने एक अच्छा नया तरीका लाया है कि आपको सभी के बारे में पता हो। पहले तो ये होता था कि कुछ पता है कुछ नहीं पता, आप क्लू निकाल लेते थे। तो आर्यदेव जैन विद्वान, दिगनाग बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। हालांकि इसका उत्तर है केवल 2 ही युग्म यहाँ पर सही होंगे। अब कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो शायद आपने कभी पढ़े हों, शायद ना पढ़े हों। जैसे भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो इसमें जो तीसरा वाला है
वो गलत है। अब आपके सामने ये दूसरा तो सही है ही, क्योंकि ये दोनों में है। फिर पहला आएगा, पहला भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी राज्यकाल में हुआ था, ये भी गलत है। इसका उत्तर है केवल ऑप्शन बी। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करना है। अब ऐसा भी है ना कि सभी प्रश्न ट्रिक से थोड़ी सॉल्व होंगे, कुछ तो आपको पढ़ना भी था, तो आप तो साल भर से पढ़ ही रहे हैं, तो अब आपको कुछ ट्रिक से सॉल्व कर लेने हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? आरबीआई का गवर्नर इसका चेयरमैन होता है। दूसरा, बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। और तीसरा, बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्य नीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। अब आपको बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। इस पर हमने पिछले साल भी रिवीजन सीरीज चलाई थी, इस बार भी रिवीजन सीरीज चलाई गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी जाकर के देख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। अगर केंद्रीय बजट से कोई प्रश्न आएगा तो आपको वहां से मिल जाएगा, लेकिन अगर आता है तो इस बार पीसीएस की परीक्षा में ठीक ठाक केंद्रीय बजट भी पूछा गया था, यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं। तो पहला वाला है गलत, इसके हिसाब से एक बार एलिमिनेट करके देख लीजिए, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा केवल दूसरा और तीसरा सही है। तो बेसिकली ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो आने वाले हैं उसमें से ऐसा होगा कि 30 से 40 सवाल, बहुत खींच के 50 सवाल तक ही ऐसे आप दावा कर पाएंगे कि आपको पूरी तरह से आते थे। उसके बाद आपको इन्हीं ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या ये ट्रिक्स आती हैं, नहीं आती तो आप इन्हें कैसे अप्लाई करेंगे और आप कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको कुछ और नई जानकारी है जो यहाँ छूट गई है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उम्मीद है आने वाली परीक्षा में आप बहुत बेहतर करेंगे। बस शांत रहना है आपको और परीक्षा का अतिरिक्त दबाव अपने सर पर नहीं लेना है। तो आराम से जाइए, परीक्षा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय और चर्चा के साथ। अपना ख्याल रखिए। आगामी परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।